हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद सारंग चैनल में। और आज हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 पर आ गए हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, जहाँ पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट से जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में देखेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले जब हमारे मन में बात आती है तो हम जानते हैं कि हमने अब तक जो किया है, अब तक हमने क्या किया है, दो चैप्टर किए हैं और दोनों चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात की है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात की है, जहां पर चार्जेस किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्जेस रेस्ट में थे। लेकिन जब हमारी बात करंट इलेक्ट्रिसिटी की होती है तो करंट का मतलब होता है सम काइंड ऑफ मोशन। तो यहाँ पर किस चीज का मोशन हो रहा है, तो वो बात ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन अगर हम पढ़ते हैं तो वही करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब दूसरी बात आती है कि भैया करंट क्या होता है, तो करंट क्या होता है, देखिए, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है एंड एक ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, और दोनों को हमने डिफरेंट पोटेंशियल्स पे चार्ज किया है, वी ए एंड वी बी। ठीक है, दो पोटेंशियल्स है वी ए एंड वी बी, और वी ए ग्रेटर है वी बी से। हम मान के भी चल सकते हैं और आप देख भी सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर का या स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस रेडियस के साथ इंक्रीज होता है ना। तो जैसे बड़ा है तो इसका पोटेंशियल वैसे भी ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ये बात हम जानते हैं। यहाँ पर हमने एज्यूम कर ली है, या फिर आप ये मान लीजिए कि हाँ होता ही है ऐसा। तो अगर हम इनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो क्या होगा, देखिए, पोटेंशियल किस तरीके से आता है किसी बॉडी पर, जब हम उसको चार्ज देते हैं। यानी कि हमने ए को भी चार्ज दिया है, बी को भी चार्ज दिया है, लेकिन ए पर चार्ज ज्यादा है बी से। तो ए पर जो चार्ज है वो फ्लो करना शुरू करेगा किस साइड, बी की साइड। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर होगा चार्ज का फ्रॉम ए टू बी। और ये कब तक होगा, जब तक ये पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते, दैट इज वी ए इज इक्वल्स टू वी बी। एंड ये जो फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते, ये फ्लो ही चार्जेस का इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो क्वालिटेटिवली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आप क्वांटिटेटिवली बात करें तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, और ये एरिया किस तरीके से आप लेंगे कि अगर फ्लो ऑफ चार्जेस इस तरीके से है, मान लीजिए फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन ये है, तो आप ये एरिया इसके परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर होगा फ्लो ऑफ चार्जेस के ये एरिया। तो इस एरिया के से जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। सो current in a conductor across an area perpendicular to the direction of flow of charge is defined as the amount of charge flowing across that area per unit time। तो यानी कि ये क्या है, amount of charge per unit time। तो करंट को आप एक डेफिनेशन के थ्रू या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, दैट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। यानी कि एक बहुत ही स्मॉल टाइम डेल्टा टी में जितना स्मॉल चार्ज डेल्टा क्यू पास हो रहा है अक्रॉस दिस एरिया, वो क्या होगा, करंट होगा। यहाँ पर हमने डेल्टा टी की लिमिट जीरो सेट इसलिए की है, यानी कि बहुत ही कम टाइम में जितना चार्ज होगा उसको आप इंटीग्रेट करते जाएंगे तो करंट आएगा। तो ये क्या होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। क्योंकि हम जानते हैं लिमिट्स अगर इस तरीके से दी हूं, दैट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एंड डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी।
ये तो हम मैथमेटिक्स में चले गए। अगर बेसिकली हम करंट की डेफिनेशन बताना चाहें, सो इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये बात आप याद रखेंगे, दैट करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। सिंपल, इसकी डेफिनेशन भी यही है, चार्ज पर यूनिट टाइम। सिर्फ एरिया का एलिमेंट हमने फालतू जोड़ा है, क्योंकि वो जरूरी है कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर एक एरिया के थ्रू ही हम अमाउंट ऑफ चार्ज देखेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है करंट का, दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, किसी अगर हमें पर्टिकुलर टाइम में निकालना है, जो टाइम इंटरवल दिया है, तो आप चार्ज आपको पता होगा, टाइम आपको पता होगा, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। डिफरेंशियल को आप इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं, तो करंट आ जाएगा, है ना। चार्ज आप निकाल सकते हैं अगर आपको करंट दिया है एंड टाइम इंटरवल दिया है ना। इसी तरीके से तो डेफिनेशन एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब हम जानते हैं एसआई यूनिट करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एसआई यूनिट आपको डिफाइन करनी हो तो आप कैसे करेंगे। एसआई यूनिट को डिफाइन करने के लिए हमेशा आप उसके फॉर्मूले पे जाइए। करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। ठीक है, तो करंट को कैसे आप लिखेंगे, दैट 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। आप हमेशा ये बात याद रखेंगे दैट एसआई यूनिट्स को आपको पुट कर देना है किसके अंदर, एसआई यूनिट्स विद 1 मैग्नीट्यूड आप पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। उससे आप डिफाइन कर सकते हैं एसआई यूनिट को, दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। सो इट इज 1 कूलम पर सेकेंड। तो अगर आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, सो 1 एम्पियर इज द current when 1 coulomb of charge crosses an area in 1 second। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर किसी एरिया को क्रॉस करता है, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, अब एम्पियर भी इसी तरीके से सब यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर, है ना। इसी तरीके से आप माइक्रो यूनिट्स में भी इसको डिफाइन कर सकते हो, जो कि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में किया था। अगली बात क्या आती है, क्या करंट्स के कुछ टाइप होते हैं। तो ये टाइप्स, ऐसा नहीं है कि ये टाइप्स हैं, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने का एक जरिया है। सो नंबर 1 इज कन्वेंशनल एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है करंट्स की, सो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमारी कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट्स की। ये बात आप याद रखेंगे, यानी कि जिस साइड पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी साइड हमारा करंट होगा। सो अगर पॉजिटिव इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो करंट किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, एंड दिस करंट इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी बॉडी में मूवमेंट नेगेटिव चार्ज का हो रहा हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा हो, है ना, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में जो डायरेक्शन होगी करंट की वो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा। इसको समझिए जरा, दैट इज अगर नेगेटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा है तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की, हम जानते हैं जो ऑब्वियस करंट है जो हम मेजर करेंगे वो क्या डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज की। सो इट इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे
ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए है। सो अगर कन्वेंशनल करंट क्या होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन यही होगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऑफ डायरेक्शन ही तो हमें कन्वेंशनल करंट बताता है, और ऑब्वियस डायरेक्शन भी करंट की यही होगी, क्योंकि हम बाई कन्वेंशन ये लेके चलते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस का मोशन है वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज किसी साइड फ्लो हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं इक्वली एंड अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव चार्जेस का फ्लो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा एंड पॉजिटिव चार्जेस का कन्वेंशनल करंट होगा, लेकिन करंट की ऑब्वियस डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट ही हमेशा होगी। दूसरी बात ये आती है, क्या इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट की हमारे पास डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है, तो मन में तो ये बात आनी चाहिए कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे, मान लीजिए इस ब्रांच में 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इस ब्रांच में 4 एम्पियर करंट आ रहा है, एंड ये कोई यहाँ पे नोड है और यहाँ पर एक और ब्रांच है। तो अगर हमारे वेक्टर क्वांटिटी के यानी कि वेक्टर लॉज फॉलो होते यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन कितना करंट होना चाहिए था, 5 एम्पियर, क्योंकि इनका वेक्टर सम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बेसिक एल्जेब्रिक लॉज से ही ऐड होते हैं करंट्स, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर क्या देने वाला था, 7 एम्पियर, ठीक है। तो क्योंकि बेसिक लॉज ऑफ एल्जेब्रा ही फॉलो होते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अब बात आती है, क्या हम स्टेडी करंट किसी भी सर्किट के अंदर कैसे बनाते हैं। देखिए, हम जानते हैं जो लाइटनिंग होती है, यानी कि जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं बिजली चमकना, बारिश के दिनों में बिजली चमकती है, तो हम जानते हैं लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग कैसे होती है, तो क्लाउड से क्लाउड के बीच में होगी या फिर क्लाउड से अर्थ के बीच में होगी। वो ट्रांजिएंट करंट का एग्जाम्पल है, वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रांजिएंट करंट का। ट्रांजिएंट करंट का होता है मतलब करंट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन जो हमारे घरों में सर्किट्स हैं, हमारे घरों में लाइट लगी हुई है, उनमें क्या होता है, स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब होता है जो करंट लगातार फ्लो करे। लगातार फ्लो करने के लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, और वो वर्क डन कौन करेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो उस स्टेडी करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट के अंदर क्या यूज होता है, क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जहां पर हमने क्या लिया है कि पाइप्स के थ्रू जो वाटर फ्लो होता है वो सिमिलर है वायर्स के थ्रू करंट फ्लो करना, है ना। सिमिलर ही है भैया, पानी अगर किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है वो एक जैसा ही बिहेवियर शो करेगा जैसे करंट फ्लो करता है किसी वायर के अंदर। तो जैसा कि हम यहाँ पर जानते हैं, ये अपर टैंक है एंड ये लोअर टैंक है, और ए पर प्रेशर ज्यादा है बी से, है ना। ए पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है बी से, तो हम जानते हैं पानी कहां से कहां फ्लो होगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ऐसा तो नहीं होगा लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ पानी जाएगा, तो पानी किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, दैट इज अपर टैंक से लोअर टैंक में पानी आएगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। लेकिन अगर आपको ए से बी के बीच में एक स्टेडी फ्लो मेंटेन करना है, स्टेडी फ्लो मेंटेन करना है, दैट इज लगातार आपको पानी मूव कराना है, तो एक टाइम के बाद तो अपर टैंक खाली हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो या तो हम ऊपर से और पानी डालते रहें या फिर हम जो लोअर टैंक है उसी का पानी दोबारा अपर टैंक में पहुंचाएं, और वो कौन करेगा, वाटर पंप, ठीक है। हमने क्या किया, एक पाइप के थ्रू
लोअर टैंक और अपर टैंक को जोड़ दिया और उसमें बीच में लगा दिया वाटर पंप। वाटर पंप क्या करेगा? वर्क डन करेगा, क्योंकि अगर इसको पानी ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक में लाना होता तो पंप की जरूरत ना पड़ती, पड़ भी नहीं रही है। देखिए ये वाला पाइप देखिए, ए टू बी, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से पानी खुद ब खुद ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक में आ रहा है, लेकिन नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में ले जाना मुश्किल है, यानी कि कोई एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। सो वाटर पंप यहां पर वो काम करेगा, वाटर पंप आपको एक्सटर्नल वर्क डन करके देगा, जिससे पानी लोअर टैंक से अपर टैंक में जाएगा और फिर एक स्टेडी फ्लो बनेगा, दोबारा ए टू बी पानी फ्लो करेगा। यही काम सेम फॉलो होता है इन अ सर्किट। सर्किट में क्या होता है? ईएमएफ जनरेट होता है एंड सेल और बैटरी ये काम करती है। वो कैसे होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो सर्किट होगा एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में हम जानेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस से किस तरीके से अलग है। हम जानते हैं ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की ही एसआई यूनिट वोल्ट होती है, लेकिन दोनों अलग हैं, कुछ टर्म्स में अलग हैं ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि स्टेडी फ्लो कैसे मेंटेन होता है इस एग्जाम्पल के अंदर, और इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि स्टेडी करंट सर्किट के अंदर क्यों जरूरी होता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई भी सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।